शिक्षा का अर्थ का सेकंड पार्ट पर हम आज विचार करेंगे। शिक्षा का अर्थ क्या है? पूरी पुस्तक 6 पार्टों में बटी हुई है। तो पिछले खंड में आपने सुना था कि जीवन में बहुत कुछ सीखना होता है। स्कूल हमें सिखाता है, वो स्कूल में सिखाया हुआ जीवन भर किस तरह से काम आता है। क्या हम सार्थक जीवन जीना सीखते हैं स्कूल से? यानी जीवन में सार्थकता महत्वपूर्ण है। वो सार्थकता कैसे आएगी? क्या स्कूल का पाठ्यक्रम ये समझा पाता है? पीटर ग्रे की ये पुस्तक हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह की शिक्षा स्कूलों में दे रहे हैं। स्कूल धीरे धीरे बदले, हजारों वर्षों तक बिना स्कूल के ये समाज, ये संस्कृति चलती रही। स्कूल का इतिहास 700, 800, 1000 साल से अधिक पुराना नहीं है। तो जीवन में सार्थकता की खोज कैसे होती है? दरअसल मनुष्य खोजने में विश्वास करता है और बच्चे खेलते खेलते खोजते हैं और शिकारी संग्राहक शैली में ये जीवन पद्धति रही होती है। तो स्कूलों को सुधारने के प्रयास सारे अप्रभावी हुए, बल्कि तकनीकियां जरूर बढ़ती गई। पिछली बार हमने सुना कि शिक्षा की पैमाइश संभव है। इसका आकलन कैसे होगा? क्या बच्चे के अधिक से अधिक नंबर लाना है? क्या बच्चा शिक्षित हो रहा है? क्या हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को एजुकेट कर पा रहे हैं, या महज तकनीकी शिक्षा दे पा रहे हैं, या सूचनाएं परोस पा रहे हैं, या सूचना पा करके बच्चा जीवन को समझ पाता है क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल के आधार के बतौर, जैसा कि जर्मनी में जो स्कूल पहली बार खुला उसे चर्च चलाते हैं, और इसी तरह से प्रोटेस्टेंट सुधार कार्यक्रम चलाते हैं। वो उन्होंने स्कूल का आधार भी यही बनाया। ईसाई अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इतना समझ लेना चाहते हैं कि बच्चा इतना शिक्षित हो जाए कि वो बाइबल पढ़ ले। इसी तरह से भारत में भी ये समझा जाता है कि बच्चा रामचरितमानस पढ़ ले। वेले समाज में ये और धारणा है कि तुलसीदास की रामायण कही जाती है, रामचरितमानस नहीं, जबकि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और तुलसीदास ने रामचरितमानस। इसलिए अधिकांश लोग बच्चे को पढ़ाने का उद्देश्य इतना मानते थे कि बस बच्चा रामायण पढ़ ले, समझ लीजिए कि बच्चा पढ़ गया। तो इसी तरह से प्रोटेस्टेंट वाले चाहते थे, उनका स्कूल का आधार भी यही था कि वो बच्चे बाइबल पढ़ना सीख जाएं। और स्कूल का उद्देश्य क्या था ये देखिए, आज्ञा पालन करना उसे आ जाना चाहिए कि बड़े बूढ़े जो कहे उसे वो सहज स्वीकार कर ले। आदम के पाप से कैसे बचा जा सकता है? पाप, पुण्य, डर आदि पर फोकस किया जाता है, और अंततः ये निकल के आता है कि सत्ता का भय, सत्ता भय से चलती है। वो सत्ता का भय, ईश्वर का भय बच्चे में आ जाए और भक्ति का भाव पैदा हो जाए। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दिनों पिछले 1 दशक से सत्ता का भय और सत्ता किस तरह से डराती है, और क्यों कर मंदिर मस्जिद और एक भय का वातावरण पैदा करती है। सत्ता का डर और भक्ति का भाव मंदिर निर्माण जैसे चीज़ों पर क्यों फोकस करती है। और स्कूल में बच्चे
आज्ञा मानना सीखे, घर में आकर के वो आज्ञा माने। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे की पिटाई घर में भी होती है और स्कूल में भी बच्चे की पिटाई होती है, उसे अपमानित किया जाता है। और स्कूल का बड़ा उद्देश्य होता है किसी तरह से बच्चा इतना लिख पढ़ जाए और अपनी आजीविका पा जाए, जरूरी हुनर उसमें आ जाए, उसको सीख ले और अपना जीवन गुजर बसर कर सके। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, आज की स्कूली शिक्षा ये कहती है। यानी ऐसे बच्चे जो समान रूप से शिक्षित हो जाए और इतना एक एक परीक्षा को पास कर ले तो दूसरी क्लास में चला जाए, इतना पर आ जाना चाहिए कि वो दूसरी तीसरी क्लास में आगे बढ़ता जाए। शिक्षा पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। बच्चे की चाहत हो तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर उस पर दबाव डाला जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, पिटाई की जाएगी या मजबूरन स्कूल भेजा जाएगा, ऐसे बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते। कारण दिलचस्पी उसमें होनी चाहिए। अगर दिलचस्पी है तो उस सब्जेक्ट में वो सहजता से पढ़ सकता है। स्कूल का मतलब होता है उसे जरूरी जानकारियां हासिल करना, समस्याओं का हल करना। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का विकास होना चाहिए, जीवन का अर्थ समझ में आने जाना चाहिए। और जीवन का अर्थ किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने से नहीं आया जाता। सभी के विचार अलग अलग होते हैं, जबकि एक ही पाठ्यक्रम, एक ही पढ़ाने की पद्धति, और जबकि सभी बच्चों की सोच विचार समझ अलग अलग होती है, लेकिन वो सब एक पैटर्न पर चलते हैं। बच्चे जीवन को समझने लगे, बच्चे खुश रहे और दूसरों की खुशी में भागीदारी निभाए। ये सब खेल खेल में संभव है। जब बच्चा खेलता है तो खेलने से शुरुआत इन चीज़ों की हो जाती है। जीवन में आने वाली दबाव, हताशाएं, समस्याएं, इनका सामना कर सके, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता पैदा हो, ये स्कूल के पाठों में संभव नहीं है। जबकि जीवन के लिए ये जरूरी चीज़ है, क्योंकि वहाँ सूचनाएं दी जाती है, सूचनाओं का अंबार दिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो धीरे धीरे विकसित होती है। खुद खोजना होता है। जीवन में सार्थकता की खोज स्वयं ईजाद की जाती है। बच्चे खुद सीख सकते हैं, कुदरत उसे इस तरह का बनाती है। आप इस पर गौर कीजिए। और इस पुस्तक में शिक्षा के अर्थ में ये बखूबी बताया गया है कि बच्चे किस तरह से प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से सीखते हैं और धीरे धीरे एक नए इंसान के रूप में पेश आते हैं। सिखाने पढ़ाने का दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हम ऐसा वातावरण दें कि वे खेल खेल में सीख सकें, खेलने का वातावरण दें, खेलती हुई शिक्षा का वातावरण मिले। बल्कि शिक्षा पर गैर जरूरी नियंत्रण अनुचित है। जितना नियंत्रण किया जाएगा बच्चे पर दबाव पड़ेगा, और इस तरह का प्रेशर अब कितना पड़ रहा है बच्चों पर कि उसका स्वाभाविक विकास नहीं होता, जबकि उसका स्वभाव खेलने का होता है। इस पर पुस्तक पर बहुत रोशनी डाली गई है। स्कूल पूर्व ही बच्चा बहुत कुछ सीख चुका होता है, इतना सीख चुका होता है कि हम ताज्जुब करेंगे। जितना जिंदगी भर में नहीं सीखते उतना तो वो स्कूल जाने से पहले ही सीख चुका होता है। क्रमशः बताया गया है कि जिस तरह से बच्चा खेलता है, चलना सीखता है,
और चलने के बाद वो कूदना, दौड़ना, चढ़ना सीखता है। ये सब आसपास के वातावरण से समझता है। शिकारी संग्राहक शैली में संस्था के बिना, किसी स्कूल के बिना बच्चे उतना कुछ सीख जाते हैं कि वो जीवन आराम से गुजार सके, समाज में रह सके, एक सांस्कृतिक पैटर्न को समझ सके, सबको निभाते हैं वो, और एक नेक इंसान के रूप में वहीं पैदा हो जाते हैं। जबकि स्कूली शिक्षा क्या इतना कुछ दे पाती है जितना कि वो बिना स्कूली संस्था के भी स्वतः विकसित होते हैं। खेल कूद की बिना रोक टोक के छूट मिलनी चाहिए। खेलने कूदने पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। ये सब वातावरण होना चाहिए स्कूलों में भी कि खेलने की विविधता हो, अब पूरा अवसर मिलना चाहिए। स्कूली शिक्षा के बिना सफल होना, कैसे सफल हो सकते हैं? क्या स्कूली शिक्षा के बिना आदमी शिक्षित नहीं हो सकता, आदमी नहीं बन सकता? मैसाचुसेट्स के सडबरी स्कूल का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, जो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे मिला और मैं भौचक रह गया, दंग रह गया। मैं बचपन से पढ़ने लगा, जवान होते तक पढ़ा, फिर पढ़ाने का काम किया। आज जब ये किताब मेरे हाथ में लगी और मैसाचुसेट्स के सडबरी स्कूल का उदाहरण मिला, तो कहते हैं कि शिकारी संग्राहक पद्धति पर इस स्कूल का पैटर्न है, संरचना है। स्कूल में उसी तरह से उतना ही पढ़ाया जाता है, बल्कि यूँ कहें कि खेलने कूदने का पूरा अवसर दिया जाता है। 4 वर्ष से हाई स्कूल के बच्चे तक आते हैं। जिस तरह से 4 वर्ष से स्कूल में बच्चे को डाला जाता है और हायर सेकेंडरी स्कूल की उम्र तक बच्चे इस सडबरी स्कूल में आते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से लोकतांत्रिक वातावरण। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सभी को बोलने का, अपनी मर्जी का करने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। तो बच्चा यहाँ पर जो कुछ हुनर उसमें है, जो कुछ खेल सकता है, खेलने के पूरे अवसर दिए जाएंगे और पढ़ने का भी उसकी रुचि के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन दबाव किसी तरह का नहीं होगा, प्रेशर किसी तरह का नहीं होगा। इसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक वातावरण और शिकारी संग्राहक शैली पर चलने वाला ये स्कूल। खेल खेल में खोज करने की प्रवृत्ति जो बचपन में होती है और जिम्मेदारी उठाना, संवाद करना, ये सब इस स्कूल में सर्वसुलभ होता है। बल्कि न परीक्षा होती है यहाँ, न किसी तरह का इनाम दिया जाता है, न किसी तरह का पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, कोई कोर्स करना नहीं होता, बल्कि सब कुछ खुला होता है, खेलने से लेकर पढ़ने तक, पुस्तकालय में जाने तक। फिर भी अनुशासन रहता है। ये सडबरी स्कूल जो बिना परीक्षा के वो सब सर्वसुलभ कराता है। यो कहते हैं यहाँ पर कुशल कारीगर निकलते हैं। इस स्कूल से क्या क्या निकलते हैं, क्या बनकर के निकलते हैं? रसोइया बनते हैं, कुशल कारीगर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। जबकि यहाँ कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, खुला होता है बच्चे के अनुसार, बच्चे की समझ के अनुसार, बच्चे की रुचि के अनुसार। अगर वो खेल में ही रुचि रखता है तो विशेष खेल वो खेलेगा। खेल तो सभी को खेलना अनिवार्य है, खेलने की पूरी छूट होती है। शिशु सीखने पर पूरी ऊर्जा लगाता है, पूरी ऊर्जा खर्च करता है बचपन से। उतनी ऊर्जा वो बाद में नहीं लगा पाता। अब देखिए,
शारीरिक, सामाजिक, नैतिक आदि पर। शारीरिक, शरीर पर सबसे पहले ध्यान जाता है हमारा कि बच्चा सबसे पहले शारीरिक क्रियाएं करता है। जो ही थोड़ा बड़ा होता है चलना सीखता है, और चलना जब सीख लेता है तब वो बिना थके चलता है। 6 घंटे तक रोज चलता है, वहीं चक्कर काटेगा, गिरेगा, फिर उठेगा। चलने के लिए उसके लिए कोई मंजिल नहीं होती कि वहाँ पहुँचना, कहीं नहीं पहुँचना। सुबह उठा और अपना खाना पीना किया, पेट भरा और चल पड़ेगा, किलकारियाँ मारेगा, खेलेगा, कूदेगा, गिरेगा, उठेगा, बैठेगा, लेकिन चलना फिरना उसका जारी रहेगा। फिर वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, चलते चलते फिर दौड़ना सीखता है, फिर दिन भर दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते कूदना सीखता है, उछल कूद करता है, छलांग लगाता है, किसी चीज़ पर चढ़ जाता है और झूला मिल गया तो उससे झूलने लगता है। इन्हें किसी तरह से सिखाया नहीं जाता, बल्कि ऐसा वातावरण दिया जाता है, या वातावरण ही दिया जाना चाहिए कि जिससे वो बच्चा ये सब सीख सके। शारीरिक शिक्षा इस तरह से वो पाता है स्वाभाविक रूप से, और इसी तरह से स्वाभाविक रूप से पाता है भाषा, ज्ञान, समझ। नई भाषा सीखना हमारे लिए भी कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल चीज़ को बच्चा 4 वर्ष में ही हासिल कर लेता है, बल्कि वातावरण से, परिवार के वातावरण से वो सब सीख जाता है। और हम बारीकी से अगर देखेंगे तो पाएंगे कि व्याकरण की बारीकियां उसके बोलने में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद समझ जाता है, एक वचन बहुवचन का पता चल जाता है, भूत भविष्य वर्तमान के वाक्य बोल लेता है, संज्ञा सर्वनाम का उपयोग कर लेता है। चोम्स्की कहते हैं कि भाषा समझने, गढ़ने की समझ बच्चे में स्वाभाविक रूप से होती है, और 16 वर्ष तक का बच्चा 60,000 शब्द का उपयोग करने लगता है, समझने लगता है, उसका अर्थ समझने लगता है। तो भाषा को भी वो चलने की तरह, जैसे चलना सीखता है, उसी तरह से भाषा का ज्ञान वो समझ लेता है। स्कूल पहुंचने से पहले 2 तरह की शिक्षा बच्चा किस तरह से सहज वृत्ति से सीखता है। अगर स्कूल न भी जाए तो ये चीज़ें सभी बच्चों में समान रूप से पाई जाती है। इतनी समझ के लिए एक वातावरण की ज़रूरत होती है। बस वातावरण इतना मिलना चाहिए कि संबंधित उचित लोग संपर्क में आने चाहिए जो बोलने वाले हो। ऐसा वातावरण न हो कि जहाँ कोई बोलता ना हो। अगर बोलता नहीं होगे, कोई भी ना बोले, तो बच्चा बोलना नहीं सीखेगा। तो बोलने समझने का सारा वातावरण उसको मिलना चाहिए। आप सामान्य विज्ञान को भी देख सकते हैं कि वो विज्ञान की समझ भी बच्चे में किस तरह से होती है। आसपास को जानने समझने की और नई चीज़ों को देखने की जिज्ञासा उसमें जिस तरह से पाई जाती है। 6 माह का बच्चा को आप गौर से देखिए, उसकी गतिविधियों को देखिए, गहराई से देखिए, तो लगेगा कि एक मासूम शिशु वैज्ञानिक की तरह, एक शिशु वैज्ञानिक की तरह दिखाई देता, जो कि परिवेश नियंत्रण के लिए वो ये सब करता है। वह जो वो आसपास को देखता है और उसी से वो समझता है। ऐसी चीजें जो उसके नियंत्रण में नहीं आ रही, उसको नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है, सीखता है, उल्टा पुल्टा करके चीज़ों को देखता है और देखने का प्रयास करता है कि कोई अगर ऐसा खिलौना दे दिया, अगर बोलने वाला खिलौना है, चलने वाला खिलौना है, तो देखेगा कि बोलता कैसे, आवाज़ किधर से आती है, चलता है तो किस तरह से चलता है। फिर उसे बुलाने लगता है, चलाने लगता है,
बल्कि वो अपने आप नियंत्रण में करने का प्रयास करता है। या कोई चीज़ स्वतः ही ऑन ऑफ होती है, उसमें उसकी उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि वो खुद से उसे चला ले, रोक ले, उस पर उसकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जैसे एक वैज्ञानिक नहीं खोजता है, विज्ञान का आनंद वो खोज में करता है। इसी तरह से सामाजिक और नैतिक शिक्षा उसमें प्रवेश करती है। भौतिक से अधिक सामाजिकता का आकर्षण ज़्यादा होता है और अपने बराबर वालों से अधिक अपने से समर्थ और बड़े बच्चों से खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना, उठापटक करना, ये सब सीखता है ताकि बड़ों से वो ज़्यादा सीख सके। खेल खेल में जब वो इतना खेलने लगता है, समूह में खेलने लगता है, बराबर वालों में खेलने लगता है, तो उसे खेल से दूसरों की ज़रूरतों का पता चलता है, दूसरों का ख्याल रखना भी आरंभ कर देता है वो, कि अगर उसे छोटा है तो उसको सहारा देता है, उसको चीज़ें देता है। और कुछ बड़ा हुआ तो उसे बेवजह गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को काबू करना सीखता है। दूसरे को खुश करना है, खुश करने से उसे कुछ मिलने वाला तो उसे खुश करना सीखता है। तो इस तरह से गुस्सा होना, गुस्से को रोकना, दूसरे को खुश करना, ये सारी समझ एक बच्चे में धीरे धीरे विकसित होती है। और ऐसे बच्चों को सफल हुआ असफल हुआ इनसे कोई लेना देना नहीं, बल्कि उन्हें आप अनुभव करने दें, एहसास करने दें। असफल हो रहे असफलता का अनुभव मिले, सफल हो रहे उसका अनुभव मिले। 5 साल की उम्र में बच्चे इतना कुछ सीख जाते हैं, बल्कि उनको प्रोत्साहन की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, वातावरण देने की जरूरत है, बल्कि ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वातावरण देना हमारा काम, उनकी देखभाल करना हमारा काम, सुरक्षा देना हमारा काम है। बाकी बहुत कुछ वो खुद अपने बल पर हासिल करते हैं। खेल खेल में खेलना सीख जाते हैं और नई चीज़ों को खोजने के अवसर हमें देने होंगे। ऐसे अवसर उसे मिलते रहे तो वो ये सब चीज़ें हासिल कर सकता है। क्या है खेल? सीखने का शक्तिशाली माध्यम। खेल में ही हम बड़े होते हैं। जिंदगी भी एक खेल की तरह होती है। इसलिए कहा शिकारी जीवन शैली, संग्रहण जीवन शैली में बच्चे जिस तरह से खेलते थे, खेलते खेलते शिकार करते थे, उनकी पूरी जिंदगी एक खेल की तरह थी। अब वो जिंदगी भौतिकता में आबद्ध होकर के, जटिल होकर के, तनावग्रस्त होकर के, कई बीमारियों, कई तकनीकियों के चलते कितने तनावग्रस्त हो चले हैं, किसी से भी संतुष्ट नहीं होते, और चाहिए और नया चाहिए, और नया नया के चक्कर में हम पर्यावरण को भी बिगाड़ते जा रहे हैं, संतोष नहीं मिलता। इस तरह से ये सडबरी स्कूल का एक ऐसा उदाहरण है। अब आप देखिए, उदाहरण के लिए पुस्तक में बहुत ही रोचक उदाहरण दिया है कि खेल कितना महत्वपूर्ण है। खेल बच्चे, चाहे वो मनुष्य के हो, इंसान के हो या जानवर के, सभी के खेलने की पद्धति अपनी अपनी होती है। जो जीवन उनको गुजारना है उसी खेल से हम इंसान के बच्चे खेलते हैं, स्वाभाविक रूप से खेलते हैं, और अंततः हम वहाँ पहुँच जाते हैं जब जीवन गुजर बसर करते हैं। जीवन को चलाने के लिए उन चीज़ों को भी एक दिन सीख जाते हैं। इसी तरह से जानवर के बच्चे होते हैं। छोटे जानवर अधिक खेलते हैं और वो जानवर के बच्चे एक दिन संतानोत्पत्ति तक करना भी खेल खेल में सीख जाते हैं। जिन जानवरों को अधिक सीखना होता है उनको अधिक खेलना पड़ता है।
आप इस बारीकी को कैसे समझेंगे? इंसान का बच्चा जितना खेलेगा उतना आगे बढ़ेगा। इससे ये साबित करना चाहता है। शेर शावक या हिरण का शावक, हिरण का बच्चा या शेर का बच्चा शावक के खेलने की पद्धति दोनों की अलग अलग होती है। शेर अपने बच्चे को, शावक को सिखाता है भागना, छकाना, लंबी दौड़ दौड़ना, पीछा करना, दबोचना, और हिरण भागने का और पीछे से पीछा कर रहा उसको छकाने का, इधर उधर मुड़ने का। आप ये देखिए, हिरण की शावक और शेर की शावक के खेलने की पद्धति में एक बारीक अंतर होता है। एक पीछा करता है, शिकार को पकड़ता है, एक छकाता है, भागता है और किसी तरह से उससे बचता है। दोनों के आगे आने वाले जीवन का ये शुरुआती खेल से ही सीखने लगते हैं अपने बड़ों से। जैसे शिकारी संग्रहण में कोई स्कूल नहीं होता, फिर भी बच्चे इतना कुछ समझ जाते हैं। इंसान के बच्चे को और अधिक खेलना पड़ता है क्योंकि उसका जीवन बेहद जटिल होता है। अब आप ये देखेंगे कि क्रमशः जब स्कूल नहीं थे तब वो क्या खेलते थे, और जब स्कूल आ गए तब वो उनके खेल कितनी पेचीदा, विकट और भी चुनौतीपूर्ण होते चले गए, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ने के चुनौतियां आदि सीखते हैं। शिकारी संग्रहण के खेल, खेती से जुड़े खेल, शिकार पर जाने वाले बच्चे पिताओं को देखते हैं और उसी तरह के खेल खेलते कि शिकारी कैसे पकड़ेगा। और खेती बाड़ी करने वाले किसानों के बच्चे जैसे माँ बाप को देखते हैं, खेत पर आते जाते, अन्न उपजाते, खेतों में पानी देते। मैंने खुद अपने बचपन में, अब बच्चों को नहीं देखा होगा, अब वैसे भी गांव से शहर में आ गया हूँ, लेकिन तब स्कूल से बंक करके बगल में एक तालाब था, तालाब का पानी सूख चला था। उस सूख चुके पानी में थोड़ा सा जो पानी था उससे हम नहर निकालते और नहर को आगे बढ़ाते और नहर को आगे ले जा कर के फिर खेत बनाते, उस पानी को खेत तक ले जाते। ये हमारा सर्वप्रिय खेल था जो मैं एक अपने मित्र के साथ खेलता था। वो मित्र और मैं, बनियान भी ऊपर है या नहीं, चड्डी होती, पैरों में जूते चप्पल कुछ नहीं, हम खेल में मस्त होते। और दूसरा खेल मुझे याद आ रहा है कि जब लाइट नहीं आई थी, लेकिन किसी शहर में, कस्बे में हमने लाइट देख ली, लाइट के खंभे देख लिए, तो जो ज्वार का पौधा होता है उसके डंडे होते, डंठल होता है, उसको निकाल करके हम उससे बनाते थे बैलगाड़ी, पहिए, मोटर गाड़ी, और उसी से हम बिजली के खंभे बना करके, तार लगा करके ये साबित करते कि देखिए ये लाइट लग गई है और इससे गांव में उजाला होगा। और हम खेलने की सामग्री भी उन्हीं से बनाते। इस तरह से खेल खेल में हम वही खेलते जो हमारे अग्रज बड़े को हम देखते कि ये खेल रहे हैं। गिल्ली डंडा खेलना, वॉलीबॉल खेलना, यहाँ तक कि कपड़े की बॉल बना करके उससे इस तरह से खेल लेते थे जिस तरह से बड़े वॉलीबॉल से खेलते हैं, हम अपनी गलियों में ही खेलते थे और खेती बाड़ी के खेल खेल रहे थे। तो शिकारी संग्रहण, जो शिकार का खेल खेलेंगे, शिकार करने का, पीछा करने का, शिकार को पकड़ने का, और खेती से जुड़े खेल खेलने वाले किसान के बेटे। भाषाई खेल, भाषाई क्षमता इंसान प्रजाति में स्वतः ही मिलती है। भाषाई खेल बच्चे कैसे खेलते हैं? देखिए, बच्चे भाषाई खेल खेलेंगे कि बच्चा बड़ा हो रहा है, बोलना सीख रहा है, रोना सीख रहा है, हंसना सीख रहा है, अब उसके शब्द कानों में पड़ रहे हैं,
कुछ नहीं आता, किलकारी मार रहा है, तुतलाने लगा है, तुतलाते तुतलाते कुछ शब्द बोलता है, कुछ शब्द आते हैं, वो शब्द भी हमारे द्वारा बोले गए शब्द उसके अंदर चले जाते हैं, फिर शब्द मिलकर के वाक्य बोलता है, उस वाक्य को किसी तरह से तोड़ मरोड़ के बोलता है, फिर वो द्विअर्थी शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है, फिर शब्दों से जोड़ करके बड़ा वाक्य बनाता है, उसी शब्द को या उसी वाक्य को बार बार बोलता है। इस तरह से बच्चे भाषाई खेल खेलते हैं, खेल खेल में भाषा को भी समझते हैं। और इतना ही नहीं, हम काल्पनिक खेल भी खेल लेते हैं हमारे बच्चे, चूँकि जो मौजूद है, जो दिखाई दे रहा है वो तो हम करते ही हैं, जो मौजूद नहीं है, आभासी है, कल्पना कर सकते हैं, ऐसे खेल भी हम इसलिए खेलते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी आती हैं। जो नहीं है उन पर उनकी कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। ये खोजी होने के बच्चे के नई संभावनाओं को तलाशने के क्षमताओं का पता चलता है। इसलिए इंसान के बच्चे वो सब खेल खेलता है। और ये बताया गया है कि खेल सिर्फ इंसान के बच्चे ही नहीं खेलते, जानवर के शावक भी खेलते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि एक हथनी है जिसके बच्चा हुआ, और वो मैंने टीवी पर देखा कि हथनी ने जब देखा कि बच्चा उठ नहीं रहा, हलचल नहीं हो रही, तो उसने पैर से उसको चोट की। पैर से चोट करने के बाद भी हलचल नहीं हुई, तो चोट थोड़ी और तेज की, फिर उसने और तेज की और इतनी तेज की कि बच्चा चारों तरफ चक्कर काट गया। बच्चे को इतनी चोट की कि वो चोट से फिर उठ खड़ा हुआ। इसका मतलब ये इतना सेंस उन जानवरों को भी होता है कि बच्चा पैदा हुआ, उसमें हलचल होनी चाहिए। वो जानवर का बच्चा पैदा होते ही थोड़ी देर में चल पड़ता है, थोड़ी देर हिलता है और वो अपना चलना आरंभ कर देता है। यहाँ तक कि हम तैरना सीखते हैं, लेकिन जानवर के बच्चे पानी से भी गुजर जाएंगे। यह आश्चर्य की बात है कि इंसान के बच्चे को ताज़िंदगी हुनर सिखाया जाता है। 20, 22, 30 साल तक का होने तक की हम शिक्षा देते हैं, तब जाकर के वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। और अब हम कितना बनावटी जीवन जी रहे हैं, जबकि शिकारी संग्राहक जीवन शैली कितनी स्वाभाविक थी। अब हम कितना कृत्रिम जीवन जी रहे हैं, और कृत्रिम जीवन जीते जीते हम प्रकृति से दूर होते चले गए। इस तरह से कुछ 2 चैप्टर और बचे हैं जिन पर हम पुनः बात करेंगे जल्दी ही। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये 2 एपिसोड आपको शिक्षा का अर्थ किस तरह से कैसा लगा, ये टिप्पणी आनी ही चाहिए। धन्यवाद।